नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। यूपी गवर्नमेंट के पुलिस डिपार्टमेंट में कंप्यूटर ऑपरेटर्स की नई भर्ती आई हुई है। इस भर्ती को समझते हैं। देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर्स ग्रेड ए के पदों पर सीधी भर्ती है 2023। इसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो पे बैंड है 5200 से लेके 20,200 और ये ग्रेड पे 2400 का है। स्टार्टिंग मूल वेतन है इनका 25,500 रुपये से स्टार्ट होगा। बाकी भत्ते आपको मिलेंगे, HRA DA TA वगैरह जो भी है वो सब जोड़ के फिर इसमें आपको मिलेगा। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज में सबसे पहले अनारक्षित जनरल कैटेगरी, इसमें 381 पदों पर ये वैकेंसी है। दूसरी जो कैटेगरी है आर्थिक रूप से जो कमज़ोर जनरल के अभ्यर्थी हैं उनके लिए है EWS की 91 सीट्स हैं। थर्ड कैटेगरी है अन्य पिछड़ा वर्ग OBC कैटेगरी, जो यूपी गवर्नमेंट के अंडर में जो आते हैं वो उनकी है 249। और अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं वो 193। अन्य पिछड़ा वर्ग भी जो यूपी के मूल निवासी हैं उन्हीं के लिए सीटें आरक्षित हैं। और चौथी कैटेगरी हमने समझ ली अनुसूचित जाति SC। पांचवी कैटेगरी है अनुसूचित जनजाति, उसमें 16 सीटें यहाँ पे मिलेंगी। तो टोटल जो वैकेंसी का टोटल है वो है 930 वैकेंसीज कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की हैं। और आगे समझते हैं इसमें। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पद पर भर्ती में पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे, दोनों के लिए वैकेंसी है ये। और अभी जो इसका आवेदन है, ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है, अभी जल्दी स्टार्ट हुआ है। 7 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। तो आप इसको जल्दी से जल्दी आवेदन करना स्टार्ट करें इसमें। और जो लास्ट डेट है आवेदन सबमिट करने की और शुल्क जमा करने की, दोनों की जो लास्ट डेट है 28 जनवरी 2024। तो आवेदन आपको कहाँ से करना है? आवेदन के लिए आपको ये वाली वेबसाइट पे जानी है, uppbpb.gov.in पे जाना है और यहीं से आपको कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के ऑनलाइन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। और इसके अलावा आगे जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी, एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसको समझते हैं। आवेदन शुल्क आपको 400 रुपये निर्धारित किया गया है और बाकी सब हम एलिजिबिलिटी देखने जा रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं शैक्षिक अर्हता इसके लिए क्या चाहिए, क्या आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा भौतिक शास्त्र और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसका मतलब ये है कि 12वीं कक्षा में 12th क्लास में जिन बच्चों ने फिजिक्स और मैथ से 12वीं पास करी हुई है तो वो इसमें एलिजिबल हैं। उसके अलावा 12वीं में फिजिक्स और मैथ के अलावा और क्या चाहिए होगा, एवं लिखा हुआ है तो और क्या चाहिए होगा, डोएक का दूसरा नाम है नाइलेट। तो डोएक अथवा जिसको हम नया नाम जिसका नाइलेट बोल रहे हैं, उस से आप कंप्यूटर में O लेवल की परीक्षा या उसके समकक्ष कोई भी आपने परीक्षा पास करी हुई। तो पहली बात हो गई कि आपके पास 12th होना चाहिए, फिजिक्स और मैथ जिसमें होनी चाहिए आपके पास। उसके अलावा प्लस आपके पास O लेवल होना चाहिए, O लेवल आपने कंप्लीट कर लिया हो। उसके अलावा O लेवल की इक्विवेलेंट अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो अभी एक लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा। तो शासनादेश दिनांक 5 मई 2022 को परिशिष्ट 1 के अनुसार किया जाएगा समकक्षता निर्धारण। तो O लेवल के इक्विवेलेंट सरकार ने कुछ चीज़ों को O लेवल के इक्विवेलेंट माना है, कुछ डिग्रियां हैं, कुछ डिप्लोमा है, उनको O लेवल के इक्विवेलेंट माना है, तो उसको अभी देखेंगे। तो अभी हमें 2 क्वालिफिकेशन समझ में आ रही है, 12th क्लास होना चाहिए प्लस O लेवल होना चाहिए। O लेवल के अलावा यहाँ पे अभी कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। O लेवल के अलावा अगर आपके पास O लेवल नहीं है और उसके कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन नहीं है जो भी इस लिस्ट में दी हुई है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? तो इसको क्या समझना है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कराती है। तो पॉलिटेक्निक में कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं? जो लोग कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जिन्होंने डिप्लोमा किया हो, पॉलिटेक्निक किया हो, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कर रखा हो, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सारे पॉलिटेक्निक के जो भी अभ्यर्थी हैं वो अगर उनके पास O लेवल नहीं है, जिनके पास O लेवल नहीं है वो अगर पॉलिटेक्निक किए हुए हैं वो भी इस वैकेंसी को
भर सकते हैं और परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अभी तक हमें 3 चीज़ें समझ में आई हैं कि वो विद्यार्थी वो अभ्यर्थी जिन्होंने 12th क्लास फिजिक्स और मैथ करी हुई है और ओ लेवल कर रखा है या ओ लेवल के इक्विवेलेंट कर रखा है। इसके बाद हम ये समझ लेते हैं कि ओ लेवल के इक्विवेलेंट कौन कौन सी जो डिग्रियां हैं, डिप्लोमा हैं। जो विद्यार्थी जिन्होंने ओ लेवल नहीं किया है, अगर उनके पास कोई इक्विवेलेंट डिग्री है, डिप्लोमा है, तो भी वो परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो हम उनकी लिस्ट को ध्यान से देख लें ताकि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए कि अगर आपके पास ओ लेवल नहीं है और उसके कुछ मिलता जुलता आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ओ लेवल के इक्विवेलेंट इसमें कौन कौन सी हैं? तो पहला है डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग। ये अगर आपने कर रखा हो तो आप एलिजिबल हो, बशर्ते आपने 12वीं क्लास को फिजिक्स और मैथ से पास किया हो। और कौन से डिप्लोमा अलाउड हैं जो ओ लेवल के इक्विवेलेंट माने गए हैं यहाँ पे? डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन, तीसरा है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, फोर्थ है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और भी है नीचे लिस्ट, डिस्कस करते हैं उसको। इसके अलावा एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, डिप्लोमा इन कंप्यूटराइज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर स्किल्स, डिप्लोमा इन कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग, डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग, मास्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MOMSP, डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। अगला है कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड सिस्टम नेटवर्किंग कोर्स ADCST, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ADHN, एडवांस डिप्लोमा इन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग ADI, एडवांस डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ADP, ऑटोमेटेड डेटा प्रोसेसिंग कोर्स। 26th है ADSC, एडवांस डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है AITT, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट्स। और लास्ट वन है यहाँ पे PGDCWD, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर वेब डिजाइनिंग। इसके अलावा जो थर्ड इन्होंने मेंशन किया हुआ है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, UGC, AICTI, NIELIT या DOEC से मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी संस्था से 12वीं के या स्नातक के उपरांत की जाने वाली कम से कम 1 वर्ष की अवधि का PGDCA या DCA पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। तो इसको भी कंसीडर किया जाएगा। जिन लोगों ने PGDCA कर रखा हो या DCA कर रखा हो तो उनको भी इस परीक्षा में मौका दिया जाएगा। इसके अलावा जिन्होंने UP डेस्को से 1 वर्ष का DIT किया हो, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 5वां, स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा हो, ये भी लोग एलिजिबल है। जैसे BSc CS, BSc IT के होते हैं। आगे यहाँ मेंशन भी है, देखा आपने, BSc आपने कर रखा हो फिजिक्स केमिस्ट्री हो, फिर आपने कंप्यूटर साइंस में 1 साल किया होगा तो वो भी लोग एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा BSc IT, MCA, BTech, A लेवल, B लेवल, C लेवल के कंप्यूटर कोर्स, BCA, MSc साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, BSc में कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में कम से कम, जो मैं अभी बात कर रहा था, इसी 1 वर्ष में पढ़ा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, UGC, AICTI, NIELIT से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से हाई स्कूल के उपरांत कम से कम 1 वर्ष की अवधि का कंप्यूटर में डिप्लोमा पाठ्यक्रम किया हो, वो लोग भी एलिजिबल हैं, वो भी O लेवल के इक्विवेलेंट माने जाएंगे। केंद्र सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, UGC, AICTI, NIELIT के मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन से कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष का की अवधि का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। और ITI से 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा कोर्स उत्तीर्ण हो। केंद्र सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, UGC, ICT, NIELIT से मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से 3 वर्षीय डिप्लोमा
इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी हमने जो वो क्लॉज पढ़ा थी यूपी गवर्नमेंट के पॉलिटेक्निक वाले बच्चों का था, तो यहाँ पे केंद्र सरकार के भी जो पॉलिटेक्निक कोर्सेज हैं वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, जिन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में अपना पॉलिटेक्निक या 3 साल का जो डिप्लोमा होता है उसको कंप्लीट किया हुआ। तो ये आपको ओ लेवल के इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो कंसीडर किए जाएंगे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो क्या दूसरे जगह के पॉलिटेक्निक वाले बच्चे भी अलाउड हैं? तो हाँ, तो वो जो दूसरे स्टेट से जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया, दूसरे स्टेट के निवासी हैं, दूसरे राज्य के निवासी हैं और उन्होंने पॉलिटेक्निक कर रखा है, वो पॉलिटेक्निक वाले बच्चे भी इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं, इंक्लूडिंग यूपी पॉलिटेक्निक जिन्होंने किया हुआ। अपियरिंग वाले जो विद्यार्थी हैं जो अभी डिप्लोमा कर रहे हो वो या कोई इक्विवेलेंट जो ओ लेवल के कोर्सेज हैं वो कर रहे हैं, वो इस परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं, उनका कंप्लीट होना चाहिए। आगे हम अधिमानी अर्हताएं देख लेंगे। अधिमानी अर्हताएं क्या होती हैं? कई बार क्या होता है कि रिजल्ट आ रहा है और 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं जिनके सेम मार्क्स हैं, तो किसको प्रेफरेंस मिले? तो वहाँ पे अधिमानी अर्हता काम आती है आपके। उसमें पहला जो प्रेफरेंस मिलने वाला है, अगर आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, वो आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपसे डिटेल मांगी जाएगी। दूसरा अधिमानी अर्हता है अगर आपने एनसीसी का भी सर्टिफिकेट प्राप्त किया हुआ। और तीसरी है आपने किसी भी मान्यता प्राप्त केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा किसी संस्थान से कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया हुआ है, तो उस केस में भी आपको अधिमानी अर्हता मिलती है। आगे हम अभी एज की बात करते हैं। इस भर्ती के लिए जो मिनिमम एज है वो 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। कब? 1 जुलाई 2023 को आप 18 साल के हो चुके हों और 28 साल से अधिक के ना हुए हों। मीन्स 28 साल से कम भी। ये जो एज का ये आयु सीमा जो यहाँ मेंशन की गई है वो जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनके लिए होती है। बाकी जो दूसरे कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलता है और उनमें उनको अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलती है। तो अभी हम जो भी यहाँ पे चीज़ें पढ़ रहे हैं, जनरल और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थी हैं उनकी आयु सीमा की बात हो रही है यहाँ, सारी जितनी बातें हो रही हैं। और जो दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी हैं जो इस परीक्षा में शामिल होंगे उनको भी जनरल में कंसीडर किया जाता है, तो उनके लिए भी आयु सीमा यही मानी जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पे, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो आयु सीमा है वो 1 जुलाई 2023 को वो 28 साल से कम के होने चाहिए। इसको उन्होंने समझाने के लिए और भी इन्होंने दिया हुआ है क्राइटेरिया। और क्या क्राइटेरिया दे रखा है उन्होंने? अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 1995 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो जो अभ्यर्थी 1 जुलाई 1995 से पहले के पैदा हुए हैं या 1 जुलाई 2005 के बाद पैदा हुए हैं, जनरल कैंडिडेट की बात हो रही है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात हो रही है, वो इस परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। अभी जो मैंने आपको समझाया कि ये केवल जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए आयु सीमा है, तो यहाँ आप पढ़ेंगे तो लिखा भी हुआ है अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को ही मिलता है ये फायदा, के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलती है इसमें। तो छूट के लिए भी आपको मैं समझाता हूँ। तो अभी हमने जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स की आयु सीमा की बात कर ली है, अब हम जो दूसरे वर्ग के विद्यार्थी हैं उनकी आयु सीमा को डिस्कस करेंगे। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के अलावा जो बाकी यूपी के मूल निवासी हैं और दूसरे वर्ग में हैं, अनुसूचित जाति में है, अनुसूचित जनजाति में है, अन्य पिछड़ा वर्ग में है, तो उन सारे अभ्यर्थियों को जो यूपी के मूल निवासी हैं उनको इस आरक्षण का फायदा मिलेगा। तो ये जो एज का आयु सीमा में जो रिलैक्सेशन है उसको यहाँ बोल रहे हैं लंबवत वर्टिकल आरक्षण। अनुसूचित जाति के लोगों को 5 साल की एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। तो अगर हम रिलैक्सेशन जोड़ लेते हैं तो कितने साल तक के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं? तो 28 + 5। तो वो अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी, पुरुष और महिला दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, जिनकी उम्र 33 साल से कम है, किस डेट में? 1 जुलाई 2023। अनुसूचित जाति के वो सारे अभ्यर्थी इनके पास ऊपर हमने जो क्वालिफिकेशन बताई वो सब क्वालिफिकेशन हो, उसके अलावा उनकी उम्र 33 साल से कम हो। कब? 1 जुलाई 2023 को वो 33 साल से कम होने चाहिए, तभी ये फॉर्म भर सकते हैं। इसमें दोनों के लिए बात हो रही है,
पुरुष और महिला। आगे देखते हैं, अनुसूचित जनजाति को भी 5 साल का रिलैक्सेशन है। यूपी के मूल निवासी होने चाहिए। उनको कैसे रिलैक्सेशन मिलेगा? तो जनरल की एज, मैक्सिमम एज +5 ईयर्स, तो हो गया 33। तो यहाँ भी सेम है, लेस देन 33 होना चाहिए, 33 ईयर से कम होने चाहिए। तो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी पुरुष एवं महिला जिनकी उम्र 33 साल से कम है और जिनके पास जो हमने अभी क्वालिफिकेशन ऊपर मेंशन करी है वो हो, और उनकी उम्र 1 जुलाई 2023 को 33 साल से कम की हो, तभी वो ये फॉर्म भर सकते हैं। उसी तरह अब देखते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी। तो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, भी उनको ओबीसी का फायदा मिलेगा, और 5 साल का उनको यहाँ भी एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो उनको भी पुरुष या महिला अभ्यर्थी जिनकी उम्र 1 जुलाई 2023 को 33 साल से कम है वो इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, बशर्ते जो हमने क्वालिफिकेशन ऊपर मेंशन करी है वो उनके पास होनी चाहिए। तो इन सारे अभ्यर्थियों को एक सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा, आरक्षण सर्टिफिकेट है। मूल निवास भी चाहिए और जाति। तो आपको 2 तरह के सर्टिफिकेट यहाँ चाहिए। मूल निवास ये आपको क्लेम करना है, प्रूव करना है कि आप यहाँ के यूपी के मूल निवासी हैं, और दूसरा सर्टिफिकेट है यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र। तो दोनों आप ये पहले रेडी कर लें, उसके बाद ही आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे, क्योंकि इनकी डिटेल फॉर्म में फिल होनी है। तो जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र, ये दोनों आपको पहले बना के रेडी करना होगा, उसके बाद ही फिर आप आरक्षण का फायदा ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्षैतिज आरक्षण की। क्षैतिज आरक्षण में कौन कौन से लोगों को फायदा मिलेगा? इसमें सबसे पहला जो इसमें मेंशन है वो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित। तो उनको मार्क्स में 2% का वेटेज मिलता है। तो उनको डीएम से एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जिसका इन्होंने प्रारूप नीचे दे रखा है, आप इसको देख लेंगे। और दूसरा है भूतपूर्व सैनिक जो भी हैं उनको भी 5% का मार्क्स में वेटेज मिलेगा और 3 साल की आयु सीमा में रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, तो स्टार से समझते हैं कि इनको जो एज का रिलैक्सेशन है उनका फार्मूला क्या होगा, अभी देख लेते हैं। तो जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनको जो 3 साल का रिलैक्सेशन है उसका फार्मूला क्या है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, और भूतपूर्व सैनिक का मतलब होगा जो तीनों सेनाएं अपनी हैं भारत की, उसमें से किसी भी सेना में आपने अपनी सेवा दी हो और आप रिटायर हो चुके हो पेंशन पे, या फिर कोई भी मेडिकल इशू के चक्कर में आपको वहाँ से जॉब छोड़नी पड़ी हो, तो उस केस में भी आप इसमें एलिजिबल हैं। तो एज कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? तो सेना में जो आपकी सर्विस होगी, सेना में की गई सेवा अवधि, जो सर्विस आपने जितने साल सेना में करी है और आपकी जितनी एज है, तो आपकी जितनी एज है उसमें से हम सर्विस नंबर ऑफ ईयर्स जो सर्विस आपने करी है उसको माइनस करेंगे, घटाएंगे। तो जो भी आएगा वो जो रिजल्ट होगा माइनस करने पे, जो भी निर्धारित आयु सीमा है, तो यहाँ पे जनरल की आयु सीमा है 28 साल, तो 28 साल + 3, तो आपको मिलता है यहाँ पे 31 साल, लेस देन 31, और वो भी कब? 1 जुलाई 2023 को। तो क्लियर हो रहा होगा कि जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं वो 1 जुलाई 2023 तक 31 साल से कम की आयु के हों। और ये आयु कैसे कैलकुलेट होगी? सेना में उनकी सर्विस कितने साल की है, उनकी एक्चुअल एज कितनी है, तो उनकी एक्चुअल एज में से सेना में जो आपने सर्विस करी है उसको माइनस करेंगे, तो वो जो नंबर आना चाहिए वो 31 से कम आना चाहिए। और जो भी एज कैलकुलेशन आप कर रहे हैं उसको आपको रेफरेंस क्या लेना है, वो डेट कैलकुलेशन डेट होगी, वो होगी 1 जुलाई 2023। इसके लिए आपने जहाँ पे सर्विस करी है वहाँ से आपके पास एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी होगा। तो जिनका अभी रिटायरमेंट का प्रोसेस चल रहा है तो वो लोग इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। उनके पास एक क्लियर कट डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए, बिकॉज जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे ये सारी एंट्री करनी है कि आपका जो सर्टिफिकेट है किस अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया है, किस डेट में किया गया है, और जो भी सर्टिफिकेट नंबर है वो सब लिखना होगा आपको। ये जो अधिकारी हैं उनकी डिटेल आपको फॉर्म में फिल करनी होगी जब फॉर्म भरेंगे। तो आप आगे देखते हैं जो लास्ट है, यहाँ पे लास्ट वाला जो क्षैतिज आरक्षण है, वो जो भी
यूपी गवर्नमेंट में या जो दूसरे राज्यों की महिला कर्मचारी हैं तो उनको ये रिलैक्सेशन मिलता है। इसमें 20% मार्क्स का वेटेज मिलता है इनको। इसके अलावा राज्याधीन सेवाओं में जो यूपी गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं और उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश के अनुसार उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो मेंशन किया हुआ है कि जो भी कार्मिक विभाग है उनके जो कर्मचारी हैं यूपी गवर्नमेंट के, उनको 5 साल की छूट दी जाएगी आयु सीमा में। आयु में छूट चाहने वाले राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाण पत्र 5 के अनुरूप निर्गत होना चाहिए। आपको एक एनओसी देनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसका फॉर्मेट ही है प्रारूप 5, नीचे आप देख सकते हैं। और इसको आपको उसकी डिटेल भी आपको फॉर्म में सबमिट करनी है, तो ये आपके पास होना चाहिए, तभी आपको ये वाला रिलैक्सेशन मिल पाएगा। अब हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी भर्ती की प्रक्रिया को डिटेल में समझेंगे। भर्ती की प्रक्रिया में जो सबसे पहला स्टेप होगा, लिखित परीक्षा होगी 200 अंकों की। इस परीक्षा का देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आएंगे और क्या क्या कितने क्वेश्चंस होंगे और कितने मार्क्स का होगा। तो सबसे पहली जानकारी यहाँ पे है, लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की जो लिखित परीक्षा है वो ऑनलाइन होगी। समय अवधि क्या है, परीक्षा 2 घंटों की होगी और कुल इसमें 160 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1.25 अंक का होगा। परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी, जिसकी हम बात पहले कर चुके हैं। अब इसमें सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लिखित परीक्षा में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो लिखित परीक्षा में 4 सेक्शन है। पहले सेक्शन में जनरल नॉलेज होगा, जीएस। दूसरा है मेंटल एबिलिटी, मानसिक अभिरुचि। तीसरा है रीजनिंग, तर्क शक्ति। और चौथा है कंप्यूटर विज्ञान की जानकारी से संबंधित होगा। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं 160 मल्टीप्लाई 1.25 हर एक क्वेश्चन के हैं। इतने क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन इतने मार्क्स का है, तो टोटल मार्क्स हो गए 200 मार्क्स। तो लिखित परीक्षा का सिलेबस देखते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है जनरल नॉलेज का, तो जनरल नॉलेज में जो टॉपिक इसमें इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। तो ये था जीएस का पार्ट जो आपको कवर करना है। उसके बाद दूसरा सेक्शन है मानसिक अभिरुचि का, मेंटल एप्टीट्यूड, जिसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो उनके टॉपिक्स हैं, लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशनशिप, इंटरप्रिटेशन, संकेत संबंध विश्लेषण, परसेप्शन टेस्ट, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, लेटर एंड नंबर सीरीज, अक्षर और संख्या श्रृंखला, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉगी, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, एनालॉगी के क्वेश्चन मिलेंगे, कॉमन सेंस टेस्ट, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा ज्ञान परीक्षण, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट, प्रभावी तर्क, डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग्स, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन आपने पहले किया हो या फिर इसमें स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है तो हमें कंक्लूजन देना होता है, तो उसी की बात यहाँ पे लास्ट में करी गई है। उसके अलावा एनालॉगी के क्वेश्चन होते हैं कि कोई चीज़ इससे ऐसी है तो इसके लिए क्या होगा। आपको एक एनालॉगी इसमें डेवलप करनी होती है और फिर इसके आंसर आपको देने होते हैं। बाकी लेटर और नंबर सीरीज रीजनिंग के जो पार्ट होते हैं
कि इसके बाद कौन सा लेटर आएगा या इसके बाद कौन सा नंबर आएगा। सिंबल और उनके रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना, तो ये सारे आपके मेंटल एप्टीट्यूड के टॉपिक हैं। अब थर्ड सेक्शन का सिलेबस देखते हैं, रीजनिंग का जो पार्ट है। इसमें एनालॉजी अगेन यहाँ पे मिल रहा है, एनालॉजीज जो अभी आपको मेंटल एप्टीट्यूड में भी दिखा था। सिमिलैरिटी, समानता, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, फिल इन द ब्लैंक करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को सुलझाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इसमें देखी जाएगी। एनालिसिस, जजमेंट, विश्लेषण निर्णय, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, दृश्य स्मृति, डिस्क्रिमिनेशन, विभेदन क्षमता, ऑब्जर्वेशन, पर्यवेक्षण, रिलेशनशिप, संबंध, कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन। वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों के जो RS अग्रवाल के टॉपिक हैं वो आप इसको यहाँ से कवर कर सकते हो। शब्द और आकृति वर्गीकरण, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, एबिलिटी टू डील विथ अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। तो ये आपका तीसरा सेक्शन था, GS मेंटल एप्टीट्यूड, और ये था रीजनिंग। अब बात कर लेते हैं जो कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस होगा जो आपको कवर करना है, जो फोर्थ सेक्शन है। लास्ट सेक्शन में आपको कंप्यूटर साइंस की जो बेसिक जानकारी है वो पूछी जाएगी। तो उसमें देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की हिस्ट्री, इवोल्यूशन एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड सो ऑन, तो उसको रिलेट करना होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स, रैम, रोम, मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनकी जानकारी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मेंशन किया हुआ है। पेरिफेरल डिवाइसेस समझनी है, कौन सी इनपुट है कौन सी आउटपुट है। एल्गोरिदम को समझना है, एल्गोरिदम क्या कैसे काम करता है, पर्पज क्या है। फ्लो चार्ट्स का यूज़ क्या है। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हो सकते हैं, एक बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, इस तरह के कन्वर्जन आते हैं नंबर सिस्टम में, तो उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगला जो टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS सब्जेक्ट के टॉपिक हैं सारे। इसमें डेटा ऑर्गेनाइजेशन, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, RDBMS, रिलेशनल डेटा मॉडल, SQL की क्वेरीज आ सकती हैं, फॉक्सप्रो की बेसिक डिटेल आ सकती है। तो पॉपुलर डेटाबेसेस हैं उनकी, तो आपको यहाँ मेनली कुछ SQL की क्वेरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आपको करके आना। अगला टॉपिक है PC सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस ऑटोमेशन। इसमें ऑफिस सिस्टम एंड प्रोसीजर्स के बारे में, द नीड ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन, उसकी ज़रूरत क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर, स्टोरेज, ग्राफिक्स एंड GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इनकी डिटेल आप पढ़ लेंगे। अगला जो टॉपिक है वर्क स्पेस प्रोडक्टिविटी टूल्स, जिसमें MS ऑफिस के जितने भी पैकेजेज हैं, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसके अलावा जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, ओपन ऑफिस, और इस टूल का यूज़ करके इंग्लिश और ऑफिशियल जो इंडियन भाषा है, जैसे आपकी हिंदी है, यूनिकोड फॉन्ट्स की जानकारी, विंडोज़ की जानकारी, यूनिक्स की जानकारी, फाइल का एक्सचेंज अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कैसे होता है, जैसे यूनिक्स के फाइल फॉर्मेट हो गया, विंडोज़ के अलग फाइल फॉर्मेट हो गया, दूसरे जो प्लेटफॉर्म है, एक्सेल का रिप्लेसमेंट जैसे गूगल सीट है तो उसका अलग फॉर्मेट है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आपको समझनी है। अगला जो टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क्स की जो बेसिक्स हैं वो उससे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे टाइप ऑफ नेटवर्क, लैन, मैन, वैन, यहाँ नीचे मेंशन भी है। टोपोलॉजीज़ के बारे में, रिंग, स्टार, ट्री, रिस्क असेसमेंट एंड सिक्योरिटी मेजर्स एंड सिक्योरिटी इशूज, तो यहाँ पे हम साइबर सिक्योरिटी से जो टॉपिक होते हैं, सिक्योरिटी इशूज, सिक्योरिटी मेजर्स, तो उसका आप एक स्टडी कर सकते हो कि साइबर सिक्योरिटी को कैसे हम अवॉइड करें, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे कैसे अटैक वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें कवर करनी है। इंटरनेट, वर्किंग विथ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स कई सारे होते हैं, इसमें जो पॉपुलर प्रोटोकॉल हैं उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, जैसे HTTP, और क्योंकि इंटरनेट जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ प्रोटोकॉल मिलेंगे, HTTP, DNS, FTP, ये बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं, उनको आप एक बार फुल फॉर्म और उनका वर्किंग समझना होगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि सर्च इंजन, तो सर्च इंजन में कितने टाइप्स के सर्च इंजन हैं, जैसे एग्जांपल है गूगल सर्च इंजन, याहू सर्च इंजन, तो इसी तरह के कई सारे सर्च इंजन हैं, उनकी जानकारी। ई-कॉमर्स मीन्स ऑनलाइन जो भी आजकल शॉपिंग हो रही है, पेमेंट हो रहे हैं, UPI आजकल चल रहा है, उसके बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं। ई-बैंकिंग और ई लर्निंग के कौन कौन से टूल्स हैं, आजकल G Suite और
और भी जो कंपनीज़ हैं वो सारे ई लर्निंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हैं, तो उनकी बेसिक जानकारी। अगला जो टॉपिक है एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड वेब पब्लिशिंग, इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐप्स के बारे में समझना है, कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइसेस, एआई का बेसिक पढ़ना है आपको, मोबाइल कंप्यूटिंग कैसे मोबाइल कम्युनिकेशन होता है उसकी जानकारी, ग्रीन कंप्यूटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, यूनिक्स, लाइनक्स, और कुछ जो वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज हैं, जैसे इन्होंने बोला है वेब पब्लिशिंग। तो वेब पब्लिशिंग में क्या करना है, HTML की आप बेसिक कमांड रिवाइज कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट की कमांड पूछ सकते हैं यहाँ पे। ये बैंकिंग एंड ई कॉमर्स एप्लीकेशन, तो ये टॉपिक यहाँ पे रिपीटेड है, ई कॉमर्स यहाँ भी है। और कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन है तो वो कैसे फंक्शन करता है, क्या है। तो इसके अलावा जो दूसरे टॉपिक हैं वो है बुलियन अलजेब्रा। इसमें आपको बुलियन ऑपरेटर्स, ट्रूथ टेबल्स, क्लोजर प्रॉपर्टीज़ होती हैं अलजेब्रा की, और बहुत सारे लॉज होते हैं बुलियन अलजेब्रा में, तो उसको आपको रिवाइज करना है। उस के बेसिस पे कई सारे सिंपल एक्सप्रेशन हो सकती हैं, उनको सिंप्लीफाई करना, SOP बनाना, POS बनाना, के मैप के क्वेश्चन हो सकते हैं, के मैप वहाँ मेंशन होगा, उसको सिंप्लीफाई करना होगा, या फिर कोई इक्वेशन होगी उसको आप यूजिंग के मैप सॉल्व कर सकते हो, 3 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 4 वेरिएबल। और फिर बुलियन लॉजिक का एप्लीकेशन हो सकता है, तो कोई डिजिटल सर्किट एंड और गेट से बना हुआ आपको दिखा सकते हैं वहाँ पे, वो बोल सकते हैं कि इसका आउटपुट बताओ। गेट्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, अलग अलग गेट हैं उनका सर्किट हो सकता है या उनका आउटपुट पूछा जा सकता है। तो लास्ट टॉपिक है वो डेटा स्ट्रक्चर की बेसिक जानकारी है। तो इसमें आपको 1 और 2D, 1D और 2D दोनों एरेज के टॉपिक अच्छे से करने हैं। और स्टैक के बेसिक फंक्शन आप समझ सकते हैं, स्टैक कैसे काम करता है, या वो उसमें कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। उसी तरह क्यू इज़ ऑल्सो डेटा स्ट्रक्चर, ये कैसे बिहेव करता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसकी फंक्शनैलिटीज़ कैसे होती हैं। 200 अंकों की जो लिखित परीक्षा है उसमें न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उतनी संख्या में जितनी अपेक्षित हो अभ्यर्थियों को कंप्यूटर टंकन परीक्षण हेतु बुलाया जाएगा। ये दूसरा पड़ाव है लिखित परीक्षा के बाद। लिखित परीक्षा के बाद परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उतनी संख्या में जितनी अपेक्षित है, तो वो भी उनका एक कोई भी फॉर्मूला हो सकता है, कितने अभ्यर्थियों को कंप्यूटर टंकन में बुलाना है कट ऑफ के बाद। वो नंबर ऑफ वैकेंसीज और कट ऑफ जो बनेगी उस हिसाब से डिसाइड होगा। तो उन सारे विद्यार्थियों को जो कट ऑफ क्लियर करेंगे उनको फिर कंप्यूटर टंकन परीक्षा देनी होगी, जो कि क्वालिफाइंग है। सबको क्वालिफाई करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, बिना इसके क्वालिफाई किए आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो जो भी आप टाइपिंग करेंगे तो आपको 1 मिनट में हिंदी के मिनिमम 25 शब्द टाइप करने हैं, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। और अंग्रेजी के 30 शब्द आपको 1 मिनट में टाइप करने हैं, जिसमें आपकी जो एक्यूरेसी होनी चाहिए वो 85% होनी चाहिए, तभी आपको सफल घोषित किया जाएगा। हिंदी टंकण के लिए यूनिकोड इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर आधारित होगा, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी टंकण परीक्षा में सफल पाए जाएंगे, जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें जो भी अभ्यर्थी सफल होंगे उन्हीं को ही फिर अभिलेखों मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और वो सारी चीज़ों के लिए कंसीडर किया जाएगा। और बाकी सब इसमें आरक्षण नीति जो भी राज्य की वो लगाई जाएगी और फिर उसके बाद से लिस्ट बनाई जाएगी। इसके अलावा बोर्ड के द्वारा कोई भी वेटिंग लिस्ट या प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। और अगर 2 या 2 से अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं तो जो अधिमानी अर्हता है उसके हिसाब से फिर प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर इसके बाद भी अगर 2 या 2 की अधिक अभ्यर्थी समान होते हैं तो एज के हिसाब से जिसकी अधिक आयु होगी उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और इसके बाद भी अगर सेम एज के अगर विद्यार्थी मिलते हैं और अधिमानी अर्हता भी जो ऊपर मेंशन है वो भी सेम रहती है, तो हाई स्कूल प्रमाण पत्र में नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार वरीयता प्रदान की जाएगी। तो जो अल्फ़ाबेटिकली जो पहले होगा उसको पहले सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ये वेबसाइट मेंशन है uppbpv.gov.in, इस पे जाके आपको आवेदन ऑनलाइन करना होगा। तो इसको देखते हैं वेबसाइट पे जाके और वहाँ से समझते हैं इसको। uppbpv.gov.in, उसके बाद से आपको सबसे पहला ही वेबसाइट का जो होम पेज है उस पर सबसे पहले ऑप्शन में आपको दिख रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों की सीधी भर्ती, और यहाँ पे लिंक दिख रहा है आपको आवेदन करने का। तो यहाँ पे जाएंगे, इसको क्लिक करते हैं।
इसको क्लिक करते ही एक रजिस्ट्रेशन का होम पेज आपको दिखता है यहाँ पे। इसमें आपको सबसे पहले ऑप्शन पे जाना है, अप्लाई ऑनलाइन को क्लिक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आवेदक का फर्स्ट नेम, नाम का जो पहला पार्ट है वो टाइप करना है, फिर नाम का जो लास्ट पार्ट है लास्ट नेम उसको टाइप करना है, फिर दोनों को मिला के टाइप करना है, आवेदक का पूरा नाम। यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, फादर्स नेम पिता का नाम, मदर्स नेम माता का नाम, जेंडर की एंट्री होगी, मोबाइल नंबर यहाँ आपको 2 बार टाइप करना है, फिर आप आधार नंबर भी साथ में लेके बैठेंगे ताकि फॉर्म को जितनी जल्दी हो उसको फिल किया जा सके। इसके अलावा आपके पास अपनी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, उसको भी आप लेके बैठेंगे और ईमेल आईडी की एंट्री 2 बार होगी और फिर राष्ट्रीयता इंडियन की एंट्री हो जाएगी। अगला सेक्शन है फॉर्म का। दूसरी इन्फॉर्मेशन है वो जो 14 नंबर पे, क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। मूल निवासी पूछने का मतलब यही है कि अगर आप मूल निवासी तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, यस या नो। तो अगर आप मूल निवासी हैं तो यस कर दिया। तो मूल निवासी यस करने पे फिर आपसे ये पूछता है कि आपको आरक्षण का लाभ लेना है। आरक्षण के कई सारे ऑप्शन आपको मैंने समझा दिए हैं स्टार्टिंग में, SC ST OBC EWS DFF ESM। यदि आप आरक्षण के लिए नो करते हैं तो बाकी जो आपको एंट्री करनी है, अगर डोमिसाइल है और आरक्षण नहीं, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, यस करते हैं और आरक्षण नहीं चाहिए, इट मीन्स आप जनरल हैं, तो उसमें आपको केवल होम डिस्ट्रिक्ट की एंट्री करनी है। और चूंकि आपने आरक्षण को नो बोला है तो आप जनरल में काउंट किए जाएंगे, तो जनरल के यहाँ पे टिक कर देना है। अगर यूपी का डोमिसाइल आपके पास नहीं है तो फिर आपसे पूछेगा कि आप किस राज्य के हैं, वो आपको एंट्री करनी है। और बाकी चूँकि आप यूपी के नहीं हैं तो अपने आप ही केवल जनरल की एंट्री चूज करेगा। आरक्षण के लिए जब आप यस करते हैं तो सबसे पहला जो सबसे पहली एंट्री है, आपको आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो मूल निवास प्रमाण पत्र में किस अधिकारी ने इसको इशू किया है, किस डेट में इशू किया गया है और मूल निवास प्रमाण पत्र की क्रम संख्या, तो ये डिटेल भी आप लेके बैठेंगे तभी आप फॉर्म फिल करिएगा। आरक्षण यस करने पे आपको और भी सारी यहाँ पे ऑप्शन दिखते हैं। आरक्षण क्लेम कर रहे हो तो हो सकता है कि आप डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर हो, या आप यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, या आप एक्स सर्विस मैन हो। तो जनरल कैटेगरी में ये तीनों आरक्षण आप पे लागू होता है। जनरल के अलावा अगर आप कोई और ऑप्शन से आरक्षण ले रहे हो, सपोज आप SC से आरक्षण लेना चाहते हो, तो जैसे ही आपने SC चूज किया तो सर्टिफिकेट इशू करने की अथॉरिटी का नाम, डेट ऑफ इशू, कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर और कैटेगरी एप्लीकेशन नंबर, ये 4 एंट्री आपको यहाँ पे करनी होगी। सेम पैटर्न है अगर आप यहाँ पे EWS चूज करते हो, सेम पैटर्न अगर आप यहाँ पे OBC चूज करते हो, और सेम एंट्री आपको करनी है अगर आप ST चूज करते हो। तो चारों जो ये रिजर्वेशन की कैटेगरी हैं इनमें आपको सिमिलर टाइप की एंट्री है, ये सर्टिफिकेट की पूरी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। अब इन सारी कैटेगरीज़ में चाहे EWS आप हैं या फिर आप SC हैं या आप जनरल हैं, इन सारी कैटेगरीज़ में अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं तो अगर आपने यस किया तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल फिल करनी है। फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट हैं तो आपने सर्टिफिकेट इशू किया है, अथॉरिटी का नाम, डेट ऑफ सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र की संख्या। उसी तरीके से अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारी हैं तो आपके पास एक सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी का नाम और NOC जो भी आपने इशू करवाया है, क्योंकि वहाँ उस केस में NOC देनी होगी, तो NOC जो आपने इशू करवाया उसका डेट क्या है और किस अथॉरिटी ने इसको इशू किया है। उसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन चूज कर रहे हो तो किस डेट में आपने सेना ज्वाइन करी है, डिस्चार्ज जिन्होंने किया है अथॉरिटी का नाम और डिस्चार्ज की तारीख, ये आपको डिटेल डालनी है। तो आपको जो भी आरक्षण की सारी एंट्री समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन सबसे पहली एंट्री हाई स्कूल की है, हाई स्कूल का बोर्ड और मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, रिजल्ट का स्टेटस, रोल नंबर और सर्टिफिकेट मार्कशीट का सीरियल नंबर। दूसरी एंट्री है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जैसे आप चूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि क्या आपने फिजिक्स और मैथ लिया हुआ है, अदर्स हैं
या डायरेक्ट डिप्लोमा। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे पॉलिटेक्निक करने चले जाते हैं तो वो 11th और 12th नहीं कर पाते हैं, तो उनको यहाँ से ऑप्शन मिलता है। तो इससे क्या चीज़ क्लियरिटी आ रही है कि वो अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल के बाद सीधे CSIT EC में पॉलिटेक्निक कर लिया है तो वो ये वाली एंट्री चूज करके एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो अगर डायरेक्ट आपने डिप्लोमा किया है 3 इयर्स का, पॉलिटेक्निक कर रखा है, तो उस केस में आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है, बाकी फिर आपको एंट्री यहाँ पे फिल करनी है। अगर आपने हाई स्कूल इंटर चूज किया है, इंटरमीडिएट चूज किया है फिजिक्स और मैथ के साथ में, तो आपको फिर अपने इंटरमीडिएट की सारी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। ये भी हो सकता है कि आपने हाई स्कूल किया हो और इंटरमीडिएट किसी और स्ट्रीम से किया हो, उसके बाद फिर आपने डिप्लोमा कर रखा हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपने हाई स्कूल कर रखा है और इंटरमीडिएट किसी और स्ट्रीम में, मीन्स फिजिक्स और मैथ नहीं है, और फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है, डिप्लोमा कौन सा, पॉलिटेक्निक कर रखा है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो अगर आप फिजिक्स और मैथ यहाँ पे चूज़ करते हैं 12वीं में, तो आपको यहाँ पे ओ लेवल या जो इसके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट हैं, जो डिग्री है जो हमने अभी मेंशन किया था स्टार्टिंग में, उसकी एंट्री आप यहाँ पे करेंगे। अगर आपने हाई स्कूल के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा किया है तो दोनों एंट्रीज़ आपको यहाँ पे रिपीट करनी है। पॉलिटेक्निक कर रखा है आपने तो डायरेक्ट डिप्लोमा की एंट्री आप यहाँ कर सकते हो और सेम एंट्री आप यहीं रिपीट कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे ये चॉइस आ रही है डिप्लोमा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अधिमानी अर्हता को समझते हैं। अधिमानी अर्हता में सबसे पहले जो अधिमानी अर्हता है, क्या आपने प्रादेशिक सेना में काम किया है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। यस करने पे आपको वो सारी डिटेल, उसका एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपने प्रादेशिक सेना में काम किया तो वहाँ पे भी सर्टिफिकेट, इशूइंग अथॉरिटी, डेट ऑफ सर्टिफिकेट और सीरियल नंबर ऑफ द सर्टिफिकेट। उसी तरह अगर आपके पास अधिमानी अर्हता, आपके पास NCC का ग्रुप B सर्टिफिकेट है तो उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। अथॉरिटी किसने इशू किया था, डेट ऑफ इशू, प्रमाण पत्र की संख्या। अगर आपने कंप्यूटर कोर्स कोई कंप्लीट कर रखा है, कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग का, जो यूपी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, तो आप लाभ ले सकते हैं अधिमानी अर्हता में। और यस करने पे फिर आपको उस सर्टिफिकेट की डिटेल, सर्टिफिकेट नंबर, कोर्स का नाम और जिसने उसको इशू किया है उस ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। उसके बाद की डिटेल सिंपल है, आपको बस अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, आपको अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है और आपका स्टेट, जिस डिस्ट्रिक्ट को आप, उसका पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट का नाम, ये सारी एंट्री करके फिर आपको ये प्रीव्यू एंड सबमिट करना है। तो आप प्राइमरी रजिस्ट्रेशन यहाँ से कंप्लीट कर लोगे। तो जैसे ही आप ये सबमिट करेंगे तो आपका ये पूरा रजिस्ट्रेशन डिटेल, ये रजिस्ट्रेशन स्टेटस आपको दिखाई देगा। इसके बाद हम इस ऑप्शन को समझते हैं एक्टिवेट थ्रू OTP। ये जो OTP एक्टिवेशन का जो स्टेप है वो आपको डायरेक्ट यहाँ से मिलता है, एक्टिवेट थ्रू OTP। तो यहाँ इसका पर्पज़ क्या है, अपने खाते को सक्रिय करना और बाकी सारे जो पोर्शन है, पेमेंट करना, और उसके अलावा फ़ोटो और साइन अपलोड करना, और भी जो डॉक्यूमेंट हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, उनको अपलोड करना। तो उसके लिए आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट करना मैंडेटरी है, तो उसका प्रोसेस OTP के थ्रू किया जाएगा। तो आप इसको क्लिक करेंगे। एक्टिवेट करने के लिए पहले हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा, फिर जो भी OTP आपके मोबाइल पे आएगी उसको फिल कर लेंगे। तो मैसेज आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्टिवेटेड है, ये आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन इज एक्टिवेटेड, यू विल नाउ बी रीडायरेक्टेड टू लॉगिन पेज। लॉगिन पेज में फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा फिल करना है और फिर आपको लॉगिन करना है। इससे आप जो बाकी आपका जो बचा हुआ रजिस्ट्रेशन का वर्क है फॉर्म का, वो आप कंप्लीट कर पाएंगे। इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आता है और फिर पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। पेमेंट करने के बाद फिर आप अपने बाकी की जो स्टेप्स हैं देख सकते हैं। यदि आपने पहले ही भुगतान कर लिया है तो, और आपकी भुगतान की स्थिति अभी तक लंबित है, तो कृपया भुगतान सत्यापन के लिए 2 दिनों तक प्रतीक्षा करें।
पेमेंट के बाद अगर आपका पेमेंट का स्टेटस ओके नहीं हो रहा है तो आपको 2 डेज़ एटलीस्ट वेट करना है, फिर आगे का पार्ट आपको करना कंप्लीट। पेमेंट के लिए आप यहाँ पे डेबिट, क्रेडिट, प्रीपेड कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई कोई भी डिटेल डाल के आप पेमेंट कर सकते हो। तो इसको आप पेमेंट के बाद अपना बाकी का जो स्टेप्स है, सिग्नेचर और फ़ोटो अपलोड करना और बाकी जो आपकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल है उसका प्रूफ अपलोड करना, ये काम आप कंप्लीट कर लें।